कक्षा 6 के सभी क्वेश्चंस देखने के बाद में अब हम आ पहुँचे हैं क्लास 7th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और आप सभी को पता है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इम्प्रूव करते हैं हमारा जी के लेवल। सबसे पहला टॉपिक है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। यदि आप पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? ठीक है, यदि भूभाग को 100 मान लिया जाए तो उसका कितना भाग जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए? तो याद रखिएगा ये होता है 33%। या फिर आप इसे रेशो में समझें तो इसे क्या कहेंगे, 1/3 भाग। ये जो नीति है, नीति वर्ष 1952, इसमें भारतीय वनों को मुख्यतया 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। तो देखिए ये 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है संरक्षित वन, दूसरा है राष्ट्रीय वन और तीसरा है ग्राम वन। अब देखिए संरक्षित वन का क्या मतलब है। ऐसे वन जो पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब इन्हें आप काट नहीं सकते हैं, नहीं किसी उद्योगों में अपनी जरूरतों को पूरा करने में काम ले सकते हैं। तो ये होते हैं रिजर्व संरक्षित वन। दूसरे होते हैं राष्ट्रीय वन। राष्ट्रीय वन क्या होते हैं? ऐसे वन होते हैं जिनका आर्थिक गतिविधियों में, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है, ये होते हैं राष्ट्रीय वन। उसके बाद होते हैं ग्राम वन। ऐसे वन जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करें, जो कि क्या करे, गांवों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, वो ग्राम वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वन आर्थिक गतिविधियों के लिए, और जो संरक्षित वन है वो किसके लिए, रिजर्व रहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के लिए। इससे संबंधित एक संस्थान है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? देहरादून में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1981 में। अब ये भी याद रखिएगा कि इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है शिमला, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है नागपुर और 4th है बेंगलोर। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1987 में जो है फर्स्ट वन रिपोर्ट जारी की गई थी, और 2021 में लास्ट वन रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि कौन से नंबर पर आती है? 17वीं नंबर पर। यानी कि ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं। ये कौन सी थी? पहली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे जारी कौन करता है। ठीक है, तो इसे जारी करता है ISFR। ठीक है, ISFR की फुल फॉर्म होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट परीक्षा में आने लायक बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितना वन क्षेत्र जो है वो दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो आप लोग याद रखिएगा, ये है 32,862.5 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,862.5 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि यदि आप इसे देखें परसेंटेज में, तो यह जो वन क्षेत्र है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। कितना है? 9.60% जो है वो क्या है? वन क्षेत्र है। और ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में भी पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। 1981 में इसकी स्थापना होती है। और ये कौन सी रिपोर्ट है 2021 में जो निकली है? वो है 17वीं। देखिए, हम इन क्वेश्चन को टू द पॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम साथ में करते हुए चलें तो हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी भी हो जाएगा और साथ ही साथ परीक्षा में हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न जितने भी हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 12th तक, आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और जो लोग अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये पता होगा कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है,
तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक बुक्स में राजस्थान जीके में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो निकाल करके लेकर के आए हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जोधपुर। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान को ही क्या बोला जाता है, काजरी भी बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों को रिकॉल हो गया होगा, काजरी जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अभी जो काजरी है इसकी जो स्थापना होती है वो भारत सरकार द्वारा कब हुई थी, 1959 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना होगा, 1959। और कहाँ हुई थी, याद रखिएगा, जोधपुर में। अब यहाँ पर लिखा है केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना भी जोधपुर में ही हुई है। और कब हुई है, 1985 में। और इसे बोलते हैं AFRI, A फॉर अरिड, F फॉर फॉरेस्ट, R फॉर रिसर्च और I फॉर इंस्टीट्यूट। चलिए लगे हाथों यहाँ पर काजरी की फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो काजरी CAZRI, दैट इज काजरी। और इसमें C का क्या मतलब होता है, सेंट्रल। ठीक है, A फॉर अरिड, Z फॉर जोन, R फॉर रिसर्च एंड I फॉर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान दोनों ही कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक है, और जो काजरी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। उसके बाद में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है। अभी अभी हमने देखा था रिपोर्ट, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 10वां भाग। कितना भाग, 10वां भाग जो है वो वन क्षेत्र में आता है। देखिए ये चीज अभी हमने पढ़ी थी कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 9.60 क्षेत्र पर क्या स्थित है, वन स्थित है। ठीक है, 9.60, इसे ही हमने क्या बता दिया है, लगभग 10वां जो है भाग वन क्षेत्र में आता है। और इसे हम किलोमीटर में देखा तो आप प्रतिशत में को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आपको कुल क्षेत्रफल पता है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर 32,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा यदि देश के कुल वन क्षेत्र का भाग देखा जाए राजस्थान में कितना है, तो याद रखिएगा वो है 4.23%। ठीक है, देश के कुल वन क्षेत्र का 4.23% है। अगला क्वेश्चन है, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है तो उनमें क्या क्या शामिल हैं। ठीक है, आपको इसके टाइप्स बताने हैं। इसमें जो हमारी जो रिपोर्ट जनरेट हुई थी, वन रिपोर्ट जनरेट होती है, उसमें बताया गया है कि पहला तो है आरक्षित। ठीक है, दूसरे होते हैं सुरक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। देखिए यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या होता है, आरक्षित जो होता है वो पूर्ण रूप से सरकार की निगरानी में रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। यहाँ पर क्या होता है, कहीं जगह पर जो है सरकार अनुमति दे सकती है। ठीक है, जैसे कि कहीं मवेशियाँ चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। ओके, इस टाइप से कुछ छूट दी जा सकती है। तीसरा होता है अवर्गीकृत, यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, पेड़ों को काटने पर, पशु चराने पर आदि कार्यों पर कोई प्रतिबंध जो होता है यहाँ पर नहीं होता है। तो ये होता है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, ये होता है पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित, और ये होता है इन दोनों का बीच का पार्ट। अब है एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। भाई वृक्ष की जब बात आती है तो एक ही बात जो है माइंड में घूम जाती है, दैट इज जोधपुर। जोधपुर की वो जो घटना है याद आ जाती है, तो जोधपुर खेजड़ली, क्या नाम आ जाएगा, जोधपुर खेजड़ली। तो ऐसे भी लोग हुआ करते थे जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जो जान है उसकी बाजी लगा दी। तो ऐसे लोगों से हमें हमारी लाइफ की जो कंपैरिजन है वो जरूर करनी चाहिए। चलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो भी हाल ही के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है। यदि बात होती है सर्वाधिक वन क्षेत्र की तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर।
ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है, परसेंटेज के रूप में अलग आंसर होगा और वन क्षेत्र का अलग आंसर होगा। तो सर्वाधिक तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। और सबसे कम यदि पूछता है तो आपको आंसर लगाना है चूरू। यदि आपको इसका आंकड़ों में अंतर जानना है तो आप लोग ऐसा समझिए कि ये लगभग 2800 यानी कि 2800 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र आप इसका मान के चलिए। और यदि चूरू की बात करते हैं तो वो हो जाएगा लगभग 78 किलोमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कितना डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है। हालांकि आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने हैं, लेकिन आरोही अवरोही क्रम के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ पर जो सर्वाधिक वन है उनके कम से कम आपको 3-4 जिले पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, अभी हमने देख लिया था, दैट इज उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के बाद दूसरे नंबर पे जो वन क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं अलवर में, ठीक है। और उसके बाद में याद रखिएगा आप लोग प्रतापगढ़, और उसके बाद में आता है बारा, ठीक है। ये चारों आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे उदयपुर, सेकंड नंबर पे अलवर, थर्ड नंबर पे प्रतापगढ़ और फोर्थ नंबर पे बारा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं। अब जैसा कि मैं आपसे प्रतिशत के बारे में बात कर रही थी, यदि प्रतिशत पूछ लिया जाए तब भी उदयपुर ही सब सर्वाधिक 1% वाला जिला होगा, ठीक है। लेकिन न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए, न्यूनतम प्रतिशत, तो उसमें आंसर आपको चूरू ना लगा करके क्या लगाना है, जोधपुर। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अक्सर एग्जाम में गलतियां होती हैं, ठीक है। चूरू नहीं लगा करके क्या लगाना है, जोधपुर। जब बात किसकी की जाए, न्यूनतम प्रतिशत वाले वन क्षेत्र की जाए, जब प्रतिशत की बात आ जाए और वो भी न्यूनतम की बात आए, तब आपको आंसर टिक करना है जोधपुर, ठीक है। क्योंकि जोधपुर का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ओके। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला तो हो जाएगा चूरू, और न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। और यदि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो उदयपुर, और सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला पूछेंगे तब भी क्या आ जाएगा, उदयपुर ही। ये जो क्वेश्चन है वो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू में। और सोचिए यहाँ पर सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, जलवायु की वजह से। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र है। आर्द्र या तर जलवायु जो है वो यहाँ की होती है, और ऐसी जो जलवायु होती है वो हरे भरे पेड़ पौधों के लिए, वनों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन। ये लोग क्या क्वेश्चन आया है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। और हाँ, ये जो प्रश्न है वो अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया है, दैट इज इन आई थिंक हाई कोर्ट के एग्जाम में है, भी पूछा गया है ये राजस्थान का राज्य पक्षी। तो कौन नहीं जानता इसे, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन है, गोडावण है। कौन है, गोडावण, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, जो गोडावण होता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बर्स्ट भी बोला जाता है। ये जो होता है इसका जो वजन होता है वो काफ़ी भारी होता है गोडावण का, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये भी ध्यान रहे कि मुख्यतया ये कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर के मरु उद्यान के अंदर में पाया जाता है, और साथ ही साथ अजमेर में भी ये मिलता है, शोकलिया क्षेत्र में। तो जैसलमेर और अजमेर में ये पाया जाता है गोडावण पक्षी। और इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1981 में इसे क्या घोषित किया गया था, राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके अलावा जो सेवन घास होती है यहाँ पर ये रहना अच्छा समझता है, ठीक है। सेवन घास वाले इलाकों में ये मुख्यतया रहता है। इसके अन्य नामों में और क्या फेमस अन्य नाम है, तो याद रखिएगा, सोन चिड़िया भी इसे बोला जाता है, या शर्मिला पक्षी इसे बोला जाता है। हम इतनी सारी बात इसके बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एग्जाम में बहुत ही पूछा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है वो आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्रबल इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद कर लीजिए, दैट इज कोरियोटिस। और साथ में क्या होगा, निग्रीसेप्स। कई बार कई पुस्तकों में कोरियोटिस की जगह पर एडियोटिस भी मतलब जो नाम है वो आता है, तो आप लोग जो है ये ज़रूर याद रखें, निग्रीसेप्स, ये तो दोनों में ही कॉमन है।
अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कई बार राज्य पशु, पालतू पशु अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो राज्य पशु तो पता ही है होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? चिंकारा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो राज्य पक्षी गोडावण है उसे कब राज्य पक्षी घोषित किया गया था? 1981 में। और सेम जो राज्य पशु है चिंकारा, उसे भी 1981 में राज्य पशु घोषित कर दिया था। तो आपको साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि जिस प्रकार राज्य पशु चिंकारा है, उसी प्रकार से जो पालतू पशु है वो कौन है? तो पालतू में आंसर हो जाएगा ऊंट। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग जो है वो याद रखें, चिंकारा। ठीक है, जो कि जंगली पशु की श्रेणी में आता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेट्टी। क्या है? गजेला बेनेट्टी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी याद रखें, ये पाया जाता है जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में ये फेमस है, नाहरगढ़। और स्पेशली ये किस जगह पे पाया जाता है? मरु भाग में, मरु भागों में। अगला क्वेश्चन उसी की तर्ज पर, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष की जो उपाधि है, कब इसको माना गया था? ठीक है, राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1983 में। ठीक है, 1981 में तो राज्य पक्षी और राज्य पशु घोषित किया गया था, और 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया खेजड़ी को। और इसे क्या कहा जाता है? याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। इसे और भी एक नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। याद रखें, ओके, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि इसका अन्य नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन देकर के मैच करने के लिए बोला जा सकता है, मिलान करने के लिए, या कौन कौन से सेंटेंस सही हैं ऐसा पूछा जा सकता है, कौन से कथन गलत हैं ऐसा पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है? ये हमने देख चुके हैं। पालतू पशु की श्रेणी में कौन आता है? ऊंट। और जंगली पशु की श्रेणी में कौन आता है? चिंकारा। और ऊंट को क्या कहा जाता है? इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। जो ऊंट होता है उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ऊँटों की जो संख्या है वो भी लगातार डिक्रीज होती जा रही है, गिरती जा रही है। और इसमें एक चीज़ हो रही है, अगर कोई भी ऊँटों को मारता है तो उसे कम से कम भी 1 साल की सजा तो होगी ही होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर आप ऊँट का वैज्ञानिक नाम भी याद रख सकते हैं, वेरी सिंपल। जैसे ऊँट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैमल कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के नाम पर इसे क्या कर दीजिए आप? कैमलस। ठीक है, US और लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वेरी इजी टू रिमेंबर। अब देखिए, राजस्थान का कल्प वृक्ष अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये किसे कहते हैं। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो बिल्कुल राज्य वृक्ष ही है, दैट इज खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बिल्कुल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो है वो रोहिड़ा है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। और वहीं यदि आप जानना चाहते हैं इसका वानस्पतिक नाम, तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं टेकोमेला उंडुलता। टेकोमेला उंडुलता, ये इसका वानस्पतिक नाम है। वहीं जो हमने खेजड़ी वृक्ष पढ़ा था उसका वैज्ञानिक नाम भी देख लेते हैं। उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ठीक है, 1983 आपने देख ही लिया था। और बात की जाए कि जो खेजड़ी वृक्ष हैं वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में। और उसमें भी अगर जिला देखे जाएं तो शेखावाटी में जो नागौर क्षेत्र है, नागौर जिला है, वहाँ पर सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष देखे जा सकते हैं। और इसकी पूजा भी की जाती है। और क्या होता है, यहाँ पर जो लोक देवता होते हैं उनके थान भी बने होते हैं। और आपने खेजड़ली जोधपुर के बारे में तो सुना ही होगा। तो वो खेजड़ी ही वृक्ष थे जिनके लिए जो अमृता देवी थी उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, 1730 की वो बात थी। तो ये जोधपुर के खेजड़ली गांव की बात थी, जहां पर उनके साथ 363 लोग और थे। और वहां पर अमृता देवी के नाम से एक पुरस्कार भी चलाया गया। कब शुरू हुआ था अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार? 1994 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें 50,000, 25,000 कुछ इस प्रकार का जो है पुरस्कार दिया जाता है।
अगला प्रश्न है सेवन घास किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में ये जैसलमेर में पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग, जैसलमेर में जो है सेवन घास जैसलमेर में पाई जाती हैं। और जो सेवन घास है उसे रेगिस्तान के अंदर घासों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, घासों का राजा। तो ये जो है रेगिस्तान में इजीली क्या हो जाती हैं, ग्रो होती हैं सेवन घास। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं, 5 हैं। देखिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है रणथंभौर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है थार या आप कह सकते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है सरिस्का। पांचवा कौन सा हो जाएगा, ये है केवलादेव। चलिए जान लेते हैं कि कब कब इनकी स्थापना हुई है। सबसे पहले हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो 1980 में। मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो 2006 में। केवलादेव की बात करें 1981, यानी कि पुराना है। ठीक है, थार राष्ट्रीय या मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1992 में बना है। और राष्ट्रीय जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव 1992 में, और जो सरिस्का है वो 1982 में बना है। कब बना है, 1982 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार फिर से हम देखेंगे इसे। देखिए यदि हम रणथंभौर की बात कर रहे हैं तो आई थिंक ये सबसे पुराना है। ठीक है, तो 1980 में ये बना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो 1980 में बना था। अब हम बात कर लेते हैं मुकुंद्रा की। ठीक है, मुकुंद्रा जो है वो थोड़ा लेटेस्ट है, दैट इज 2006 में ये बना था। फिर हम बात कर लेते हैं थार मरुस्थल की। ठीक है, थार राष्ट्रीय उद्यान की, थार या मरु भी इसे बोल देते हैं हम। तो ये कब बना था, 1992 में। इसी प्रकार सरिस्का की बात कर लेते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है, सरिस्का बना था 1982 में बना था। हाँ बिल्कुल, 82 में ये बना था। और जो केवलादेव है वो 1981 में। केवलादेव कब बना था, 1981 में। नाउ इट इज़ ऑल ओके। ठीक है, तो रणथंभौर 1980, मुकुंद्रा जो है वो 2006 में, थार या मरु राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, सरिस्का 1982 में, केवलादेव 1981 में। तो ऐसे देखा जाए तो रणथंभौर पहले नंबर पे हुआ, फिर दूसरे नंबर पे केवलादेव। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो है वो सरिस्का, है ना, और फिर चौथे नंबर पे थार, और पांचवें नंबर पे मुकुंद्रा। तो याद रखिएगा 80, फिर 81, फिर 82, और फिर 92, और फिर 2006। अगला है साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है, किस उद्यान में पाया जाता है। तो उद्यान हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता। तो जैसा कि नाम पता चल रहा है, यहाँ पे सीता जी रहती थी। ठीक है, लव कुश सीता जी। तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जो है ये अभ्यारण्य है। और इसकी जो स्थापना है, इसको कब एक संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था, तो याद रखिएगा 1979 में। तो क्या है ये, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए अगला प्यारा सा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। नेशनल पार्क है ये, और ये बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है। भारत में इसके बराबर का कोई राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है। ठीक है, पूरे भारत की बात कर रही हूँ, न कि राजस्थान की। तो काफ़ी बड़ा है ये। तो कहाँ पर है, थार मरुस्थल में है। और जिला पूछा जाए तो जैसलमेर। कौन सा है ये, जैसलमेर। और प्रॉपर जैसलमेर से भी ये कितना दूर है, लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसकी स्थापना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे बात करेंगे हम खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की।